बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गृह विज्ञान मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान भाग 1 का पाठ नंबर 9। पाठ नंबर 9 है आपका अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे परिवार का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा को हम समझेंगे। परिवार का क्या महत्व होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, कि परिवार का क्या महत्व है, उसके क्या कार्य हैं। फिर व्यक्ति के समग्र विकास में परिवार अपनी क्या भूमिका निभाता है, उसका वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। परिवार जीवन चक्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे, परिवार के क्रियाकलापों का विश्लेषण करेंगे और परिवार में प्रभावी संचार के महत्व को समझेंगे। तो अब सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा परिवार का महत्व। इस परिवार के महत्व में आपको आपकी पुस्तक में कई प्रकार के चित्र दिए हुए हैं, जिसमें एक परिवार के बारे में दर्शाया गया है। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि घर में जैसे बड़े बुजुर्ग अपने दादा दादी और मम्मी और कैसे भाई बहन आपस में खेल रहे हैं, साझा अपना सारा काम कर रहे हैं। दूसरे चित्र एक गांव का दृश्य है, इसमें भी एक परिवार का है। और तीसरा चित्र में भी एक परिवार का वर्णन है कि अगर देखिए एक परिवार में अगर किसी को कोई बुखार या समस्या हो जाती है तो आपस में वो कैसे देखभाल करते हैं। अब इस पाठ में हमें बताया गया है कि आगे दिए गए चित्रों में आप बच्चों को उनके घरों में देख सकते हैं। ध्यान दें कि इस चित्र में वयस्क बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों की भी देखभाल कर रहे हैं। कुछ चित्र में सिर्फ माता और पिता और बच्चे हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ या तो खून के रिश्ते से या विवाह के जरिए से या गोद लेने के कारण संबंधित हैं। सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक विविधता कुछ भी क्यों ना हो, एक चीज़ सभी परिस्थिति में समान है, वह यह है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। हम परिवार में बेटा किसके साथ रहते हैं? अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो वो कितनी पीढ़ी हो गई? 1 या 2 पीढ़ी हो गई। ठीक है, तो एक तो हो गई मम्मी पापा की पीढ़ी और एक हो गई दादा दादी की पीढ़ी। अर्थात माता और बच्चे, दादा दादी और बच्चे, माता पिता और वयस्क अविवाहित बच्चे जिनका एक दूसरे के साथ खून का या विवाह का रिश्ता है, इसका एक अपवाद है। 2 वयस्क पति और पत्नी हैं जो एक ही पीढ़ी के हैं, तथापि वे परिवार की शुरुआत करते हैं। तो परिवार हम सबसे मिलकर बना हुआ है। अब इसका हम परिचय पढ़ते हैं। परिचय में है आप और आपके सभी सहपाठी अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम सभी कहाँ रहते हैं? अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि परिवार क्या होता है? समाज की मूल इकाई है। हमारा जो समाज है वो किससे मिलकर बना हुआ है? परिवार से मिलकर बना हुआ है। बच्चों और वयस्क दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार जरूरी है। परिवार किसी भी समाज की संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायता करता है। यह सभी बच्चों की देखभाल और परवरिश द्वारा उनके संपूर्ण विकास में योगदान देता है। हमारा जो परिवार है या किसी का भी परिवार है, वो उनके जो बच्चे हैं उनको क्या करता है? उनकी देखभाल करता है और उनकी परवरिश करता है। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार पर्याप्त पोषण और अन्य अनुभव बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में योगदान देते हैं। इसी प्रकार एक बच्चे के बढ़ने और समाज का एक अच्छा एवं उत्पादक सदस्य बनने के लिए उनमें सकारात्मक सामाजिक भावात्मक अनुभव और संबंध एवं अपनत्व की भावना होना अनिवार्य है। बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ परिवार बच्चों को ये सभी अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है। मतलब ये है कि जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में हम क्या क्या सीखते हैं? एक सामाजिक वातावरण हमें मिलता है, भावात्मक हमको वहाँ पे अनुभव होता है, एक दूसरे के साथ हमारी अपनत्व की भावना आती है। हम सभी लोग मिलजुल कर प्रेम की भावना करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हम कहाँ सीखते हैं? हम परिवार में ही सीखते हैं। आप अपने परिवार में ऐसी घटना का स्मरण करें जब आपको बहुत बुखार था। आपके माता पिता ने आपकी देखभाल कैसे की, या वह समय जब आप प्रसन्न और खुश नहीं थे और आपके परिवार के दूसरे सदस्यों ने आपको खुश करने के लिए किस प्रकार प्रयास किए। प्रत्येक के जीवन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ माता पिता, भाई बहन या दूसरे सदस्यों ने आपको सांत्वना और प्रोत्साहन दिया होगा। इस प्रकार से परिवार न केवल पालन पोषण करते हैं, बल्कि वे आवश्यकता के समय स्थिरता और सहायता भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक बच्चे को परिवार में पालन पोषण का अधिकार है।
बेटा हमें कोई भी सुख हो या दुख हो, हम सब किससे शेयर करते हैं? अपने माता पिता या परिवारजनों से ही वो शेयर करते हैं, ताकि तभी हमारा क्या होता है, हमारा खुशी तो बढ़ती है, दुख हमारा कम हो जाता है और हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कभी आपको बुखार हो गया होगा तो आपकी मम्मी पापा कई कई रातों आपके पास जग कर बैठे होंगे और आपकी देखभाल की होगी। तो ये तभी संभव है जब हम कहाँ रहते हैं? परिवार में रहते हैं। सभी बच्चे ऐसे भाग्यशाली नहीं होते जिनके माता पिता दोनों एक साथ ही एक ही छत के नीचे रहते हों। अपने आसपास में आप ऐसे कुछ बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को मृत्यु के कारण खो दिया है। ऐसे कई मामलों में जीवित माता या पिता सामान्यतः दोनों का दायित्व निभाता है। दादी, नानी, चाची, मौसी आदि उनकी सहायता कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कई बार माता और पिता को एक साथ रहने में समस्या होने के कारण अलग अलग होने का निर्णय भी लेना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की देखरेख एक ही अभिभावक द्वारा की जाती है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को उनके परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। अब आप उन बच्चों के बारे में सोच सकते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि के कारण बेसहारा हो जाते हैं। वे परिवार में रहने का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में उनका किसी के द्वारा गोद लेना या किसी संस्था में उनकी देखभाल होना ही एकमात्र विकल्प है। इन बच्चों की देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी होती है। बेटा कई बच्चे जो होते हैं उनके कई बार क्या होता है, माता पिता या तो किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है किसी एक की, तो उन बच्चों की जो देखभाल है वो उनकी या तो माता करती है या पिता करते हैं। मतलब जो जीवित होता है माता पिता, उनमें से एक उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन कई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण भी बच्चे होते हैं जिनकी क्या होता है, दुर्घटनावश दोनों ही माता पिता की देहांत हो जाता है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो आप उनकी परिस्थिति को सोच सकते हैं कि वो बच्चे अपने आप को कितना बेसहारा महसूस करते होंगे। तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। आपने ऐसे बच्चों या किशोरों को देखा होगा जो बेघर प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ तो जीविका की खोज में अपने आप घर या बाल संस्थाएं छोड़ देते हैं, कुछ को परिवार त्याग देते हैं या कुछ लापता हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को अनाथ बच्चे कहा जाता है। वे साधारणतः अपने मूल परिवारों में नहीं रहते, परंतु गलियों में वे जिन अन्य बच्चों के साथ रहते हैं वे उनके लिए परिवार जैसे ही बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे अपने परिवार में लौट आते हैं। अतः हम परिवार को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर परिवार की परिभाषा दी हुई है, समझिए। व्यक्तियों का एक समूह जो विवाह के बंधन, खून के रिश्ते या गोद लिए जाने से बंधकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। मतलब परिवार का निर्माण कैसे होता है? ये एक तो व्यक्तियों का समूह है और वो किसी भी तरीके से आपस में बंधकर, जैसे विवाह के बंधन में बंधकर या फिर किसी खून के रिश्ते से या फिर किसी गोद में लिए जाने, किसी के यहाँ पे दूसरे अन्य के यहाँ पे गोद में लिए जाने से एक परिवार का निर्माण करते हैं। जो पति और पत्नी, माता और पिता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन की अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं और एक समान संस्कृति का सृजन करते हैं। जब आप अपनी परीक्षा प्रपत्र भरते हैं तब आपको परिवार का मुखिया का नाम लिखना होता है। अब आप जब भी कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हो तो आप किसका नाम लिखते हो? अपने परिवार पापा का नाम लिखते हो, तो इनका पापा का नाम लिखो। आपने किसका नाम लिखा है? अपने खुद के नाम पर विचार करें। आपका पहला नाम माता पिता द्वारा चुना हुआ नाम है, परंतु बहुतों के लिए दूसरा नाम जो उपनाम कहलाता है परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक होता है। माता पिता आपका पहला नाम रखते हैं, प्रथम नाम रखते हैं, और जो आपका उपनाम या सरनेम होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आपके परिवारजनों का क्या सरनेम है या आपके पिता का क्या सरनेम है, उसके ऊपर निर्भर करता है। यह अधिकांशतः पिता के परिवार का नाम होता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण की जनजातियों का दूसरा नाम माता के परिवार का होता है, लेकिन उत्तर पूर्व और दक्षिण में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे उपनाम उनका किसका लगता है? उनकी माताओं का लगाया जाता है। जो परिवार पहचान के लिए पिता के नाम का उपयोग करते हैं वे पितृवंशीय कहलाते हैं। मतलब जहाँ पे पिता का नाम का उपयोग होता है सरनेम में, तो वो वहाँ पे क्या कहलाता है? पितृवंशीय परिवार। और जो माता के नाम का उपयोग करते हैं वे मातृवंशीय कहलाते हैं। पितृवंशीय और मातृवंशीय होना सुनिश्चित करता है कि निर्णायक कौन है, मतलब इसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, कौन उत्तरदायित्व को ले रहा है, उस पर यह निर्भर करता है। माता या पिता,
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराधिकारी के नियम भी इन्हीं से बने होते हैं। पितृस्थानिक और मातृस्थानिक का आशय आवास व्यवस्था से है। पितृस्थानिक परिवार वे परिवार हैं जो परिवार के मूल घर में, और मातृस्थानिक परिवार वे परिवार है जो माता के मूल घर में रहते हैं। ठीक है, मतलब आप कहाँ रह रहे हो। पितृस्थानिक मतलब पापा के घर में रह रहे हो, और मातृस्थानिक मतलब होता है जहाँ पे माता के घर में रहा जाता है, उनको मातृस्थानिक कहते हैं। एक साथ रहने वाले परिवार के आधार पर ही परिवार की पहचान की जा सकती है कि वह एकल परिवार है या विस्तृत परिवार है। अब यहाँ पे परिवार को दो तरीके से और विभाजित किया गया है, एक है एकल परिवार और एक है विस्तृत परिवार। अब आप सभी जानते हैं कि एकल परिवार कौन होते हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। एकल का मतलब है कि जहाँ पे केवल माता पिता और उनके बच्चे रह रहे हैं, तो वो परिवार कैसा कहलाता है, एकल परिवार। और विस्तृत परिवार वो परिवार होता है जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और भाई बहन, सारे कज़न भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। ऐसा परिवार क्या कहलाता है, विस्तृत परिवार कहलाता है। यदि आप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रहते हैं तब यह एकल परिवार कहलाता है। आप में से कुछ के दादा दादी या चाचा चाची आपके साथ रहते हैं, जो विस्तृत परिवार कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार ही कहा जा सकता है। संयुक्त परिवार वह परिवार है जहाँ कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। विशेष रूप से विवाहित दंपति, सामान्यतः बेटे और उनके विवाहित अविवाहित बच्चे तथा उनके भी बच्चे एक साथ रहते हैं। मतलब एक साथ कई पीढ़ी, दादा दादी हो गए, फिर माता पिता हो गए, फिर उनके पोता पोती हो गए, फिर उनके प्रपौत्र और पौत्र वगैरह हो गए, वो सब एक साथ रहते हैं। तो ऐसे उनको क्या कहते हैं, अपन संयुक्त परिवार कहते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा हो सकता है और बहुधा एक ही पेशे के होते हैं। मतलब ये सब एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, तो वो किस में कह सकते हैं अपन, संयुक्त परिवार में। फिर उसके बाद जिन परिवारों में माता पिता के अलावा अन्य वयस्क भी रहते हैं, जहाँ साधारणतः कार्य और जिम्मेदारी परस्पर बांटी जाती है, विशेषतः बच्चों की देखरेख। एकल परिवार में माता पिता अधिकांशतः अपने बच्चों की देखभाल स्वयं करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो अकेले होते हैं, तो उनको ही अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। कुछ परिवारों में आप पाएंगे कि यद्यपि दादा दादी या दूसरे परिवार के सदस्य एक साथ परिवार में नहीं रहते हैं, लेकिन वे नियमित रूप से वहाँ रहने के लिए आते रहते हैं। कभी कभी यदि माता पिता दोनों काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो वे बच्चों को रिश्तेदार के पास छोड़कर जाते हैं। इसलिए यद्यपि बच्चे एकल परिवार में रह रहे हैं, तथापि उन्हें दूसरों के साथ परस्पर क्रियाओं और व्यवहारों का अनुभव भी प्राप्त होता है। बड़े परिवार के लाभ और हानि दोनों हैं, परंतु सदस्यों की खुशहाली अधिकांशतः संबंधित व्यक्तियों पर निर्भर करती है। मतलब एकल परिवार में रहने के बाद भी बच्चों का जो देखभाल है वो कई बार उनके रिश्तेदार या दादा दादी अगर उस घर में नहीं रहते हैं तो वो वहाँ पर उनके घर में आकर और उनकी देखभाल करते हैं। आज बच्चों, आज का हम लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का जो है परिवार के कार्य वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।